गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए चैप्टर 3, आप इसे शॉर्टकट में मत पढ़ना। शॉर्टकट में नहीं पढ़ना है, इसको इसको डिटेल में पढ़ना है। मीन्स आपको, ठीक है। जैसे क्या है, ये टर्मिनोलॉजी लिखी। टर्मिनोलॉजी मीन्स बेसिक। लोगों को लगता है हमें सब कुछ आता है। ठीक है, आता होगा, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। अगर आप मार्केट में हैं तो आपको ये सब टर्मिनोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। वरना क्या होती है, कई बार अपन केवल एक वर्ड्स के कारण कुछ न्यूज के मतलब बदल जाते हैं। और अपन, जैसे पहले क्या आता था, डिविडेंड 400% दे रही है कंपनी। डिविडेंड 400% कंपनी दे रही है, ऐसे न्यूज आते थे। उससे क्या होता था, मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज इस चैप्टर को बहुत स्लोली पढ़ना है, धीरे से। ठीक है, बहुत सारा नॉलेज है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्विटी और डेब्ट मार्केट की टर्मिनोलॉजी और डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड देयर फीचर, जिसको अपन चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं। थोड़ा डिटेल है। सिक्योरिटी मार्केट क्या है, इनेबल इन्वेस्टर टू डिप्लॉय देयर सरप्लस फंड। सरप्लस फंड को इन्वेस्टर क्या करता है, डिप्लॉय करता है इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जिसके प्री डिटरमाइंड फीचर्स होते हैं। और उसको इशूड कौन होता, इशूड होते हैं लेकिन रेगुलेटरी सुपरविजन के अंदर। ठीक है। मोस्ट केसेस में लिक्विड होते हैं, इलिक्विड नहीं। ठीक है। दो टाइप के होते हैं, इक्विटी एंड डेब्ट। दोनों के अलग अलग टाइप्स हैं। पहले ये समझिए कि इक्विटी कैपिटल्स क्या है। इक्विटी कैपिटल्स को कंपनी जो है ना, जितने लंबे समय तक यूज करना चाहे करती है, जब तक उनको जरूरत है। लेकिन डेब्ट क्या होता है ना, उनको एक टाइम पीरियड के बाद वापस करना होता है, चाहे 10 साल का लो, 5 साल का लो। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं है। इक्विटी इन्वेस्टर को कोई फिक्स रिटर्न नहीं मिलता। ठीक है, प्रिंसिपल भी मिलेगा कि नहीं वो भी नहीं पता है। लेकिन डेब्ट इन्वेस्टर जो उधार ये बॉन्ड्स खरीदते हैं, उनको क्या मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी मिल जाता है। इक्विटी इन्वेस्टर कौन होते हैं, ऑनर ऑफ द बिजनेस। डेप्ट आर लेंडर्स। इक्विटी इन्वेस्टर, इक्विटी आप खरीदते हो, आईपीओ मिलता है, अलॉट होता है, उसका क्या मतलब है, आपको थोड़ी सी ऑनरशिप मिली है। आप सेकेंडरी मार्केट से किसी शेयर को खरीदते हो, ऑनरशिप लेते हो। डेप्ट मीन्स आप उधार दे रहे हो, उसके बदले में ब्याज, पैसे मिलेंगे, इंटरेस्ट। ठीक है। इक्विटी इन्वेस्टर को पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में। डेप्ट के पास ऐसा नहीं होता। ठीक है। रेसिडुअल प्रॉफिट होता है ना बिजनेस का, वो इक्विटी इन्वेस्टर्स का होता है। डेप्ट इन्वेस्टर को क्या मिलता है, जो फिक्स कूपन है और प्रिंसिपल रीपेमेंट मिलता है। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। आपको जिस रिस्क के अनुसार, आप अपनी प्रोफाइल के अनुसार, आपको कितना रिस्क ले सकते हो, कितने पैसे कमाने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डेप्ट में या इक्विटी में पैसे लगा सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ठीक है। अब देखो एग्जांपल, अगर एक बिजनेस है जो बोरो कर रहा है फंड 12% के रेट पे, लेकिन उसने जनरेट किया 14% अपने असेट्स में, तो डेप्ट इन्वेस्टर को केवल 12% मिलेगा। बोरो किया है क्योंकि उन्होंने 12% दिया। जो 2% एक्स्ट्रा होता है वो इक्विटी इन्वेस्टर का होता है। देखो, आपको इक्विटी लेना है कि डेप्ट लेना है, इज अ ट्रेड ऑफ। इन्वेस्टर डिजायर लो रिस्क और लोअर रिटर्न, वो डेप्ट लेते हैं। जिनको हायर रिस्क हायर रिटर्न लेना है, वो इक्विटी में इन्वेस्ट करो। ठीक है। तो चैप्टर वाइज, इस चैप्टर में दोनों के बारे में डिटेल दिया गया है। अब देखो, बहुत से लोगों को फेस वैल्यू, पहला टर्मिनोलॉजी यूज होता है फेस वैल्यू। ये डेप्ट में भी होता है, इक्विटी में भी होता है। तो ये नॉमिनल फेस वैल्यू होता है। आप लोग ने आईपीओ लिया होगा, आईपीओ खरीदे हो कभी भी, आईपीओ आपने लिया होगा, उसमें फेस वैल्यू लिखा रहता है। ठीक है। जैसे कंपनी, फेस वैल्यू 10 रुपए, 1 लाख शेयर है। ठीक है। तो इक्विटी कैपिटल कितना हुआ, 10 लाख रुपए। 1 लाख इंटू 10। तो शेयर क्या होता है, कई बार फेस वैल्यू में भी इशूड होता है। प्राइस कई बार उसके प्रीमियम हाई भी होते हैं, कई बार लो भी होते हैं। और फेस वैल्यू से कम भी होते हैं, यानी कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है।
फेस वैल्यू जनरली कंपनी की चेंज नहीं होती, जैसे 10 रुपए है तो 10 ही रुपए होगा। अगर कंपनी उसे स्प्लिट या कंसोलिडेट करती है, इस केस में फेस वैल्यू रिड्यूस होती है स्प्लिट के केस में, और इंक्रीज होती है कंसोलिडेशन में। ये सब पॉइंट जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसे आप प्लीज फोकस करके पढ़िएगा, ठीक है। हम लोग ये चैप्टर 3 बहुत धीरे से स्लोली स्लोली पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक चीजें आपको समझनी है। आपने अगर स्किप किया, वो आपकी मर्जी है। मेरा काम है आपको डिटेल में पढ़ाना, और एक अच्छा अच्छा रिजल्ट आपके सामने आए, वो मेरा एक टारगेट रहे, ठीक है। तो जैसे इन्वेस्टर ने एक शेयर होल्ड किया 10 रुपए फेस वैल्यू का, अगर वो डिसाइड करते हैं, कंपनी डिसाइड करती है स्प्लिट करने में, तो शेयर 1:5 में स्प्लिट हो गया, तो नया फेस वैल्यू क्या आया, 2 रुपए। आपके पास शेयर हो गए 5, ठीक है। इससे थ्योरेटिकल कुछ यानी कि आपको फाइनेंशियल कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन आपके जो शेयर्स के काउंट है वो बढ़ गए, ठीक है। इसको अभी बहुत डिटेल में देखेंगे अपन। फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही डिविडेंड पे किया जाता है ऑन शेयर। व्हेन डिविडेंड इज मेंशन्ड एज परसेंटेज, इसका मतलब है फेस वैल्यू का परसेंटेज, ठीक है। अगर कंपनी डिसाइड करती है 30% डिविडेंड, तो वो फेस वैल्यू का 30% 3 रुपए। अगर फेस वैल्यू 2 रुपए तो उसका 30% कितना हो, 60 पैसा। लेकिन क्या होता है, कई बार अपन सोचते हैं 400% क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, तो ये चीजें फेस वैल्यू के परसेंटेज में डिविडेंड मिलता है। आज के डेट में सेबी ने क्या कहा है कि आपको परसेंटेज में नहीं बताना है, न्यूज चैनल में चिल्लाना नहीं है 400%, 600% मिल रहा है, आपको रुपीज टर्म में बताना है कितना डिविडेंड दे रहे हो, ठीक है। सेकंड होता है बुक वैल्यू। ये सब चीजें आपको समझ में आएगी, ट्रस्ट मी, आपको आधे से ज्यादा एग्जाम के न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। बुक वैल्यू का क्या होता है, नेटवर्थ होता है कंपनी का। टू कंप्यूट बुक वैल्यू पर शेयर, नेटवर्थ ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है। नेटवर्थ कितना है कंपनी का, उसको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करो, तो आपको बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगा, ठीक है। थियोरेटिकल अमाउंट ऑफ मनी ईच शेयर वुड गेट इन केस कंपनी वाज टू वाइंड अप, ठीक है। कंपनी वाइंड अप होगी तो पर शेयर आपको कितने पैसे अमाउंट मिलेगा, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड साइड में होता है दे ऑफ बैलेंस शीट, टू थिंग्स होती है, शेयर कैपिटल एंड डेब्ट, ठीक है। जो असेट्स कंपनी के होते हैं लिस्टेड इन बैलेंस शीट एट इट्स बुक वैल्यू, और कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। रियलाइज वैल्यू, रियल की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है बुक वैल्यू से, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, सर्टेनिटी नहीं है उसमें, यानी कि एकदम श्योर नहीं है कि 100 रुपये का है तो 100 रुपये ही मिलेगा, ठीक है। आप सेल करने गए, पता चलो बिका ही नहीं, या ये भी हो सकता है कि आपको ज्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ईच असेट ऑफ बैलेंस शीट में बी कन्वर्टेड इनटू कैश एट इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। देन आफ्टर फुल्ली ऑनरिंग द बिजनेस लाइबिलिटी, ठीक है, कैश इक्विवेलेंट टू नेट वर्थ वुड बी लेफ्ट फॉर शेयर होल्डर, ठीक है। नेटवर्थ, आपने अपनी लाइबिलिटी कंप्लीट कर दी, उसके बाद जो बचा वो शेयर होल्डर्स का, ठीक है। और लाइबिलिटी कंप्लीट करने के लिए डिपेंड करना पड़ता है कि भैया आपको रियलाइजेबल वैल्यू मिली कि नहीं मिली, ठीक है। देखो ये सब टर्मिनोलॉजी आपको, आप एग्जाम देने जाओगे एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट का, आपको हर जगह मिलेगा, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये आपको ना मिले। बुक वैल्यू, ईपीएस, ई और ये क्या अभी अब अपन ने पढ़ा, फेस वैल्यू, तो ये सब जब आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी तब आप क्वेश्चन समझ पाओगे, ठीक है। मार्केट वैल्यू क्या होती है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ इंटायर इक्विटी ऑफ कंपनी टर्म एज मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसे कंप्यूट करते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर और टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है कि मार्केट में सेंटीमेंट कैसा है, लिक्विडिटी कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है कंपनीज का, ठीक है। फिर होता है रिप्लेसमेंट वैल्यू। आप ये सोचो कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे आईफोन एक एप्पल की कंपनी है, ठीक है।
एक आईफोन की कंपनी है, आपको एक और आईफोन की कंपनी बनानी है, सेम टू सेम। ठीक है, सेम टू सेम बनानी है आईफोन की कंपनी, आपको सेम टू सेम बनानी है। तो आपको कितना कॉस्ट आएगा, कितना खर्चा आएगा, क्या टेक्निक्स लगेंगी, क्या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, वो क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इंडियन कोई कंपनी देखो जो टॉप टॉप 5 की कोई कंपनी है, सेम वही कंपनी बनाने में आज के डेट में कॉस्ट कितना आएगा, तो वो होती है रिप्लेसमेंट वैल्यू। सेम सेम आपका यानी कि सेम उनके जैसे प्रोडक्शन यूनिट्स है वो होने चाहिए, सेम ऑफिस, सेम प्रीमाइसेस, एवरीथिंग। ठीक है, तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको बहुत 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 जगह आपको यानी पूरा भी अपन जब भी क्लास करेंगे तो ये सब चीजें आते रहती हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ असेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो फ्रॉम द असेट्स। ठीक है, तो ये क्या होती है? वॉरेन बफेट की भाषा में लिखा हुआ है, वॉरेन बफेट जी के भाषा में, कि इंट्रिंसिक वैल्यू इट इज डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कैश दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग इट्स रिमेनिंग लाइफ। ठीक है, ये क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग इन, जब अपन इन्वेस्ट करते हैं इक्विटीज में, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अपने को पता होना चाहिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और आप कितने पैसे पे कर रहे हो। ठीक है, मार्केट वैल्यू वर्सेस इंट्रिंसिक वैल्यू, देखिए यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो दो चीजें होती है इक्विटी इन्वेस्टिंग में, वैल्यू एंड प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है कि पर शेयर कितनी वैल्यू होनी चाहिए, एस्टिमेटेड वैल्यू पर इक्विटी शेयर। उसके लिए क्या देखते हैं? बेस्ड ऑन फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ऑफ कंपनी। मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच शेयर ट्रेडेड इन स्टॉक मार्केट। मार्केट प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे स्टॉक ट्रेड हो सकता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर हो या नीचे हो। ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल टू, लेस देन और मोर देन। ठीक है, इफ इंट्रिंसिक वैल्यू इज परसीव्ड टू बी मोर देन मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू मार्केट वैल्यू, तो अंडर वैल्यू कहेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो ओवर वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज में क्या होता है कि अंडर वैल्यू को बाय किया जाता है, ओवर वैल्यू को सेल किया जाता है। बट इट रिमेन टफ मेक दिस इवेल्यूशन करेक्टली और कंसिस्टेंटली। ठीक है, जा बहुत कठिन होता है, ऐसा नहीं इतना आसान। ठीक है, फिर बहुत सारे क्वालिटेटिव फैक्टर लगते हैं जो फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ कंपनीज को बता सकें। ठीक है, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, मार्केट स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, मेक इक्विटी इन्वेस्टमेंट एज वेल एज साइंस, यानी कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना साइंस भी है, आर्ट भी है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से क्वेश्चन आते हैं। एनी डाउट यहां तक? देखो बहुत इजी, धीरे धीरे स्लोली पढ़ा रहा हूं। चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया, मीन्स आप समझ जाओ कि आपने चैप्टर 1 2 3 कर लिया। अब आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस बनना चाहिए, कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि बॉस अब मुझे मार्केट के फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी समझ में आने लग रही है। होता क्या, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो बहुत सारी, हम फर्स्ट टाइम क्या क्या होता है कि अपने को क्वेश्चन समझने में टाइम लग जाता है, क्योंकि हाईली टेक्निकल वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ऐसा नहीं बहुत सिंपल पूछ देगा, नहीं भाई, आपको कुछ एक स्टैंडर्ड का एग्जाम पास कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप, मार्केट कैप इज द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय आउट अ इंटायर कंपनी एट इट्स करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, जैसे एक कंपनी है जिसके 1 लाख शेयर इशूड है, ट्रेड हो रहा है 20 रुपए में, टोटल मार्केट कैप कितना हुआ? 20 लाख। विथ चेंज इन इक्विटी प्राइस मार्केट कैपिटलाइजर ऑफ कंपनी चेंज कंटिन्यूसली। तो देखो यहां से भी एक बार क्वेश्चन आया था कि ब्लू चिप कंपनीज क्या होती है। जो लार्जेस्ट कंपनीज होती हैं उसको ब्लू चिप कहा जाता है, साइज लार्ज होता है और लिक्विडिटी भी हाई होती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो बड़े इंस्टीट्यूशनल और रिटेल्स होते हैं उनके पास यही होता है। फिर मिड कैप होती है जिसमें गुड लेवल ऑफ लिक्विडिटी होती है, लेकिन
मीडियम साइज की कंपनी होती है। स्मॉल कैप यानी कि ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, स्मॉलर साइज, ज्यादा लिक्विडिटी भी नहीं होती। ठीक है, इसके बेस पे निफ्टी 50 जैसे टॉप 50 टॉप 100 के अनुसार भी मार्केट कैप डिसाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंटरप्राइज वैल्यू। इंटरप्राइज वैल्यू किसे कहते हैं, कोई बता सकता है आप लोगों में? हेलो। देखिए, यस यस, यस मैम, हेलो, हेलो, हेलो। यस यस मैम, सर, एंटरप्राइज वैल्यू मीन्स जो भी हमारे जैसे ये है ना, बैलेंस शीट में पूरी हाँ एसेट की वैल्यू जो होती है, हाँ और हाँ पूरी हाँ, अपने बिजनेस की वैल्यू को एंटरप्राइज वैल्यू यस यस, बोलते हैं। यस यस बैलेंस यस, शीट में जो भी एसेट वैल्यू, नेटवर्थ हाँ एसेट वैल्यू दी जाती है, उसको हाँ कैलकुलेट हाँ हाँ करके अपनी हाँ एंटरप्राइज वैल्यू आती है। हाँ, ये, हाँ आपने सही कहा, लेकिन थोड़ा सा इसमें टेक्निकल वर्ड्स जोड़ देते हैं। आपने जो कहा उसमें बस अपने को टेक्निकल वर्ड जोड़ना है। ठीक है, जैसे ओके ओके। इंटरप्राइज वैल्यू से देखिए, आपको मैं एक चीज बता हूं, ईवी अगर आपको पता है ये इंटरप्राइज वैल्यू, तो कई बार इससे भी छोटे छोटे केस स्टडीज आते हैं बहुत इजी टाइप के। ठीक है, तो ईवी क्या है, देखो इंटरप्राइज वैल्यू क्या है, टोटल ओवरऑल वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है। ठीक है, आपका जो बिजनेस फंडेड हो रहा है, कहां से फंड हो रहा है, सोर्स ऑफ कैपिटल कहां से हो रही है। ठीक है, कितना कैपिटल, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ टोटल कैपिटल आप बिजनेस में लगा रहे हो। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी, वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वैल्यू ऑफ प्रिफर कैपिटल, डेप्ट माइनस कैश, या कैश इक्विवेलेंट, और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ये होती है ईवी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट शुड बी बेस्ड ऑन फेयर मार्केट प्राइस, फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि डिफिकल्ट क्या होता है कि जो अनलिस्टेड सिक्योरिटी है, ठीक है, उसको आप कैसे उसको फेयर मार्केट वैल्यू निकाल पाओगे। तो जैसे देखो एक एग्जांपल है, ऐसे ही कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे छोटे से, केवल ये फॉर्मूला याद रखने से हमसे वो कोई केस स्टडी बन जाता है। ठीक है, जैसे कॉमन इक्विटी दिया है, प्रिफर कैपिटल, डेब्ट, कैश एंड इक्विवेलेंट, एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सॉरी। तो कंपनी का कॉमन इक्विटी कंप्रोमाइज है 10 लाख शेयर, फेस वैल्यू है 10, शेयर के प्राइस चल रहा है 340। ठीक है, तो मार्केट कैप हुआ 34। ठीक है, तो ईवी निकालना है, तो इसमें मार्केट कैप प्लस 8.5 क्या हुआ, प्रिफर कैपिटल, प्लस 6.4 क्या हुआ, डेप्ट आउटस्टैंडिंग, और इसमें कैश इक्विवेलेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, तो टोटल ईवी का इसके आ गया यहाँ पे 45 करोड़। तो इसमें देखो, आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, कई बार क्या होता है अपन ने याद किया अच्छे से समझ के गए, यहां पे माइनस क्या हो रहा है ये चीज याद रखो, कैश, कैश इक्विवेलेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इक्विटी, नॉन कंट्रोलिंग से प्रिफर कैपिटल, ये कई बार याद रहता है, माइनस क्या करना है ये याद नहीं रहता है। तो देखो ये सब दिया है आपको, एक बार अगर आप केस स्टडी देखोगे तो आपको समझ में आएगा ऐसा। तो बहुत इजीली ईवी निकल जाता है। कई बार क्या रहता है, ईवी दिया गया है, आपको क्वेश्चन में ईवी दे देगा। ठीक है, और भी कुछ पूछ देगा क्रॉस क्वेश्चन। तो ये सिंपल सिंपल जितने भी केस स्टडीज दिए हैं, यानी कि छोटे छोटे टेबल्स में बना के इसको अपने को प्रॉपरली देखना है। अभी जब अपन तैयारी कर रहे हैं ना, तो अपने को ये नहीं देखना है कि कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है, वो जब एग्जाम के एक हफ्ता पहले देखेंगे। ठीक है, अभी इतना ही देखना है। तो अर्निंग क्या है, हिस्टोरिकल होता है, ट्रेलिंग होता है, फॉरवर्ड होता है। अर्निंग, यहां से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोई भी चीज मैं छोड़ नहीं सकता। अर्निंग क्या होता है, प्रॉफिट इन अ बिजनेस। ठीक है, तो हिस्टोरिकल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल नेट प्रॉफिट आर प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी ऑनर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, जो दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, इक्विटी एंड डेब्ट के लिए। ठीक है, ईबिट्स दोनों के लिए अवेलेबल होता है, इक्विटी एंड डेब्ट होल्डर। लेकिन ईबीटा जब आता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, तो इसमें क्या होता है,
अर्निंग अवेलेबल टू बिजनेस रिप्लेस इट असेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और सर्व बोथ इक्विटी एंड डेब्ट होल्डर। ठीक है, तो अर्निंग ऑफ प्रीवियस ईयर के किसको बोलते हैं? हिस्टोरिकल अर्निंग, पिछले साल की, याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर। ट्रेलिंग अर्निंग ऑफ लेटेस्ट 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर में दिस ईयर के 2 क्वार्टर और अगले अगले लास्ट ईयर के 2 क्वार्टर भी हो सकते हैं। और अर्निंग जो अपन फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं फॉरवर्ड अर्निंग। ठीक है, बहुत इजी है, आता है क्वेश्चन यहां से। आपको पता होना चाहिए हिस्टोरिकल अर्निंग क्या होती है, ट्रेलिंग क्या होती है, फॉरवर्ड क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है ईपीएस। कोई बता सकता है ईपीएस क्या होता है? कोशिश करो, थोड़ा सा इंटरेक्शन रहेगा ना तो इंटरेस्टेड हो जाती क्लासेस। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेक्ट रहेंगे। नहीं आता कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। जैसे नहीं है, मैं कोई ऐसा नहीं है कि आपसे कठिन सवाल पूछ रहा हूँ, बस ईपीएस। ईपीएस क्या होता है? यस, यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। मे भी हो सकता है कि नेटवर्क आगे पीछे होगा, इसलिए शायद आवाज नहीं आ रही उधर से। देखो, ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। पर शेयर कितना प्रॉफिट बना रही है कंपनी। जो नेट प्रॉफिट होता है ना कंपनी का, वो बिलोंग करता है शेयर होल्डर्स को। नेट प्रॉफिट जो होता है वो शेयर होल्डर्स का होता है, पहली चीज ये। अर्निंग पर शेयर इज द नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नेट प्रॉफिट जितना आया उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट द कंपनी हैज अर्न फॉर एवरी शेयर इट हैज इशू, कि जितने शेयर हमने इशू किए उसके बेस पे अपने को कितना प्रॉफिट हुआ। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। नेट प्रॉफिट 10 लाख हुआ, आउटस्टैंडिंग शेयर 2 लाख हैं, तो टोटल ईपीएस हुआ 5 रुपए। ईपीएस अगर अर्निंग पर शेयर, अगर हायर प्रॉफिटेबिलिटी, बेटर अर्निंग है फॉर शेयर होल्डर, विल बी प्रिफर ओवर द शेयर ऑफ कंपनी विथ लोअर ईपीएस। जिसके ईपीएस ज्यादा है उसको प्रिफर करते हैं अपन, जिसके ईपीएस प्रीवियस ईयर से भी कम है उसको क्यों प्रिफर करेंगे। नेक्स्ट एक नया रेशो है डिविडेंड पर शेयर, कितना डिविडेंड दिया कंपनी ने। ठीक है, तो एक कंपनी ने डिक्लेयर किया डिविडेंड, वो फेस वैल्यू ऑफ शेयर से डिसाइडेड होता है। इट इज अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। यस यस, एनी क्वेश्चंस? नो पोर्शन, सर। हाँ, नहीं, ठीक, नो सर, वो हमने लास्ट टाइम अभी रिपीट किया ना फेस वैल्यू, वो ओके ओके ऊपर ओके। भी हमने किया था ना, बस हाँ, ये कुछ। फेस वैल्यू और ये जो जितने ईपीएस है ना, अब उसी का खेल है अब आगे। तो हम्म। कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कितना डिस्ट्रीब्यूट, कितना प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया शेयर होल्डर्स को। जैसे 40% डिविडेंड दिए, फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो 4 रुपए हुआ आपका, क्या हुआ? डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड आपने 4 रुपए दिया, फेस वैल्यू का तो 40% हुआ। तो ये डिविडेंड पर शेयर आपने कितना दिया? 4 रुपए। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है डीपीएस, लगता है बहुत कठिन है, लेकिन केवल अपने को डिविडेंड निकालना है, और दिया तो पर शेयर दिया ना। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसको ध्यान से देखिएगा, प्राइस टू अर्निंग, पी रेशो। ठीक, इसका क्या मतलब है? कितना पे करने को तैयार है, पर रुपीस प्रॉफिट में कितना इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो मार्केट प्राइस क्या चल रहा है और अर्निंग पर शेयर क्या है। तो पी रिफर एस मल्टीपल ऑफ पर रुपीज ऑफ अर्निंग, पर रुपीज अर्निंग में कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, when one refer to stock trading at p multiple of 12x, it means stock is trading at 12 time its earning। ठीक है, 12x का क्या मतलब है? कि 12 गुना जितनी अर्निंग है उसका 12 टाइम। ठीक है,
पी रेशो होता है मल्टीपल, यानी कि हिस्टोरिकल अर्निंग के ऊपर भी, ठीक है। और इसका प्राइस भी चेंज होते रहता है, जैसे रिपोर्ट अर्निंग की आई एवरी क्वार्टर चेंज होते रहता है, ठीक है। अगर किसी का एक्सपेक्टेड है कि उसकी अर्निंग फर्म की ग्रो होने वाली है, इसका मतलब है कि मार्केट ज्यादा पैसे देने को तैयार होगी, हायर मल्टीपल पर रुपीज ऑफ शेयर, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिव पी और हाउ मच द करेंट प्राइस इज डिस्काउंटिंग द फ्यूचर अर्निंग, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा कि एक एनालिस्ट है, वो देख रहे हैं कि शेयर ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी ट्रेडिंग एट 20 टाइम इट्स 2014 अर्निंग, और but it is about 15 time of 2015 earning. Given the state of order book, what they saying that growth is EPS likely to be high, ठीक है, EPS ग्रोथ हाई है, ठीक है। तो करंट हाई पी बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल नंबर सही नहीं होता है, तो कई बार फ्यूचरिस्टिक भी दिखते हैं। तो कैसे, मोस्ट पब्लिकेशंस क्या होता है, और रिपोर्ट जो रिसर्च रिपोर्ट की बात हो रही है, पी यूजिंग हिस्टोरिकल नंबर फ्रॉम लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट, ठीक है। क्योंकि एनालिस्ट को एस्टिमेट करना फ्यूचर अर्निंग आर नॉट वाइडली अवेलेबल, और थोड़ा सा वरी कर यानी कि वेरी करता है, ठीक है। सम पब्लिकेशन रिपोर्ट कॉन्सेंसस व्यू ऑन प्रोस्पेक्टिव अर्निंग, ठीक है। तो क्या है कि इट इज कॉमन टू लुक एट पी मल्टीपल ऑफ इंडेक्स टू गॉज इफ मार्केट इज ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू। ये चीज याद रखिएगा कि आपको देखना है कि मार्केट ओवर वैल्यू की अंडर वैल्यू, तो क्या देखोगे आप, पी मल्टीपल ऑफ इंडेक्स, ठीक है। इफ पी multiple move higher when price run ahead of its earning number, market is willing to pay more and more per rupees of earning. जब मार्केट करेक्ट होता है या अनसर्टेन होता है, तो फ्यूचर अर्निंग इंक्रीज, अबाउट फ्यूचर अर्निंग इंक्रीज, और जो भी है, तो पी मल्टीपल भी ड्रॉप होते हैं, ठीक है। वैल्यू इन्वेस्टर हु वुड लाइक टू पिक अप स्टॉक व्हेन दे आर चीप, ठीक है। जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं उनका क्या रहता है टारगेट, कि हम सस्ते स्टॉक जिसका पी थोड़ा सा कम हो, ठीक है, चीप हो, उसको खरीदें, ठीक है। लेकिन चीप का मतलब जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा है, ठीक है। तो एनालिस्ट आल्सो कंपेयर पी ऑफ वन कंपनी टू अनदर, यानी कि आप अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं, टू चेक रिलेटिव वैल्यू, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा, पी जो होता है मल्टीपल, वो स्टेबल, लार्ज या ब्रांडेड जो कंपनी होती है ना, जिसको दुनिया जानती है, वो थोड़ा लाइकली टू बी हायर कंपेयर टू अदर स्मॉलर वन, ठीक है, जो लेस नोन है, ठीक है। तो ये पी रेशो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइस टू सेल रेशो, ठीक है। प्राइस टू सेल मीन्स कि कितना सेल पर रुपी सेल में कितना पे करने को तैयार है, करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एनुअल नेट सेल पर शेयर, प्राइस सेल रेशो मार्केट कैप डिवाइडेड बाय एनुअल नेट सेल, ये दो फॉर्मूले से निकल जाता है, ठीक है। जिसका नेट सेल है 1 करोड़ का, और आउटस्टैंडिंग सेल 10 लाख है, करेंट मार्केट प्राइस 400 है, सॉरी 40 रुपीज है। तो एनुअल नेट सेल पर शेयर कितना है, 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 लाख हुआ 10 रुपीज, ठीक है। प्राइस टू सेल्स रेशो कितना है, 4 रुपीज। तो देखो, जो कंपनीज, देखो यहां पे, ये थ्योरी के अलावा और क्या चीज इंपॉर्टेंट है ये बता देता हूं, कि कंपनी विथ लोअर पीएस रेशो रिलेटिव टू इट्स पीयर इंडिकेट स्टॉक इज रिलेटिव अंडर वैल्यूड, ठीक है। कंपनी विथ लोअर पीएस रेशो, ठीक है, टू इट्स पीयर, ठीक है। ये याद रखिएगा, जिसका लोअर पीएस है वो इंडिकेट कर रहा है स्टॉक रिलेटिव अंडर वैल्यू है, फ्यूचर पोटेंशियल ज्यादा है, प्रॉफिट पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। और उसी के रिस्क के अकॉर्डिंग कई बार प्रीमियम और डिस्काउंट में ट्रेड करता है कंपेयर टू इट्स पीयर्स, ठीक है। A drop in revenue growth will be high for this stock. जैसे P price to sale ratio should be along with other data are compared with simpler company in industry before making investment decision. ठीक है। अब इसमें कौन सी कंपनी, द रेशो इज स्पेशली यूजफुल फॉर कंपनी इन इंडस्ट्री
which are going to tough phase। निगेटिव प्रॉफिट हुआ कुछ समय के लिए, ठीक है, उनके लिए स्पेशली है, स्पेशल उनके लिए है। ये रेशो किसके लिए यूज होता है? जो थोड़ा सा टफ फेस में जा रहा है, निगेटिव लॉसेस हो गए, लास्ट के 2 क्वार्टर में लॉस हो गया। ऐसा नहीं है कि परमानेंट जब से कंपनी खुली तभी से लॉस हो रहा है, ठीक है। अर्निंग बेस्ड मल्टीपल वुड बी मीनिंगलेस, ठीक है। अर्निंग बेस्ड मल्टीपल क्या है? प्रॉफिट तो निगेटिव है तो क्या मतलब है? तो प्राइस टू सेल रेशो देख के भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइस टू सेल रेशो, ईपीएस, प्राइस टू अर्निंग रेशो, डिविडेंड पर शेयर। बहुत से स्टूडेंट आप पहली बार हो सकता है किसका नाम सुन रहे होंगे, तो प्लीज 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 मेरा यही रिक्वेस्ट है कि यहां तक अच्छे से पढ़ लो। और कोई क्वेश्चंस है तो बताओ मुझे। यहां तक